आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। बीए सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए ये मुख्य रूप से मेरा वीडियो है। क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कर चुके हैं। वी हैव डन लॉ ऑफ डिमांड इन क्लास। और लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या समझते हैं? लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक विपरीत संबंध होता है। The law of demand states that there is an inverse relationship between the demand and the price of any commodity. So if demand price will increase, demand will decrease and vice versa. लेकिन ये जो मांग का नियम है ये सिर्फ परिवर्तन की दिशा बताता है। But the law of demand gives us only the direction of change. It does not explain the magnitude of change. ये परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता है। तो कैसे पता चलेगा कि कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है? So how do we find out by how much demand will change with a certain change in price? We do it with the help of the concept of the elasticity of demand. ऐसा हम करते हैं मांग की लोच की धारणा की सहायता से। Now, in order to understand what is the elasticity of demand, let us first begin with the demand function. मांग की लोच को समझने के लिए हम मांग फलन से शुरुआत करते हैं। So this is the demand function. dx is a function of px, py, pz, y, t, etc. dx एक फलन है px, py, pz, y, t इत्यादि का। dx क्या है? x वस्तु की मांग। dx is the demand for x. px is the price of x. px x की कीमत है। py and pz are the prices of related goods. py और pz संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स हो सकती हैं, जो कि पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती हैं। y is income of the consumer. y जो है वो उपभोक्ता की आय है। T is tastes and preferences. T उसकी रुचि और पसंद है। और इसके अलावा भी कई फैक्टर्स मांग को प्रभावित कर सकते हैं। Now, so this function tells us that dx depends upon px. dx also depends upon py. It also depends upon pz. It also depends upon y. It will also depend upon t and some other factors as well. तो ये फलन हमें क्या बताता है कि x की मांग x की कीमत पर निर्भर करेगी, y की कीमत पर निर्भर करेगी, z की कीमत पर निर्भर करेगी, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करेगी और उसकी रुचि और पसंद पर निर्भर करेगी। रिमेंबर, जस्ट इन पासिंग ये बता दूं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को इस फंक्शन से स्टेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये पी वाई, पी जेड, वाई, टी एक्सेट्रा पर एक लाइन बना देते हैं, which means that these things remain constant. So law of demand gives us the relation between dx and px under the assumption that all these variables will remain constant. तो मांग का नियम हमें dx और px के बीच का संबंध बताता है इस मान्यता के तहत कि py, pz, y, t इत्यादि स्थिर रहें। But if we are talking of the demand function, we don't need to draw this. लेकिन अगर हम मांग फलन की बात कर रहे हैं तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सपोज हम px के बदलने के साथ dx कितना बदलेगा ये देखना चाहते हैं। तो इसकी व्याख्या हम करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट से, मांग की कीमत लोच के आधार पर। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच क्या बताएगी? x वस्तु की मांग की कीमत लोच हमें बताएगी कि x वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप x वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। बच्चों पॉज करो, फिर से सुनो, पूरा सेंटेंस लिख लो। वैसे मैं अभी इसको फॉर्मूला के रूप में लिखकर भी दिखाऊंगी। So we take up every factor one by one and define different concepts of elasticity of demand. So the first concept is price elasticity of demand. Price elasticity of demand for x gives us the proportionate change in the demand for x
as a result of the proportionate change in the price of X. मतलब वस्तु की कीमत अपनी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में क्या आनुपातिक परिवर्तन होता है. So price elasticity of demand will give the proportionate change in demand for a commodity as a result of a proportionate change in its own price. Okay. The second concept is income elasticity of demand, मांग की आय लोच. अब देखो, अब हम ये फैक्टर को ले रहे हैं, ठीक है, dx और y के संबंध को बताएंगे. अगर आय में परिवर्तन होगा तो मांग में कितना परिवर्तन होगा. How will demand change with a change in income? So that is given by the income elasticity of demand. तो ये मांग की आय लोच से दिया जाता है. So what is the income elasticity of demand? Income elasticity of demand is defined as the proportionate change in demand as a result of a proportionate change in income of the consumer. मांग की आय लोच को परिभाषित किया जाता है उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन. ओके. The third concept is now we take PY and PZ. ठीक है, these are related goods. इनको हम संबंधित वस्तुएं कह सकते हैं जो कि पूरक वस्तुएं होंगी और स्थानापन्न वस्तुएं होंगी, which will be substitutes and complements. So that is defined, the effect will be defined by the cross elasticity of demand. इसकी व्याख्या मांग की आड़ी लोच से की जाएगी. तो मांग की आड़ी लोच क्या होती है? किसी भी वस्तु की मांग की से संबंधित वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन. What is the cross elasticity of demand? Proportionate change in demand for a commodity as a result of a proportionate change in the price of its related commodity. Okay? फिर से पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से सुनो और डेफिनेशन लिख लो. Now I begin with formula for price elasticity of demand. कीमत, मांग की कीमत लोच का सूत्र. EP में अगर कह रही हूं तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच है. तो EP का सूत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं? फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हम इसकी डेफिनेशन से ही इसको प्राप्त करेंगे, इसकी परिभाषा से ही इसको प्राप्त करेंगे. परिभाषा हमने क्या कही थी? परिभाषा क्या होती है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, एक्स की मांग में आनुपातिक परिवर्तन. प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, dx लिख रही हूं, ठीक है, dx में आनुपातिक परिवर्तन, dx में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय, क्यों, किसके कारण? px में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप. तो नीचे क्या लिखेंगे? px में आनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन, proportionate change in price of x, proportionate change in px. So remember बच्चों, जब भी आप फॉर्मूला देखें कोई इस तरह का, तो ये जो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं ना, ये कारण होता है और ये है परिणाम. तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसकी परिभाषा भी आसानी से याद रख सकते हैं. क्या है? ये है प्रोपोर्शनेट चेंज इन dx एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन px. यही तो परिभाषा है. px में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप dx में आनुपातिक परिवर्तन. तो ये कारण है, ये परिणाम है, ठीक है. दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट. नाउ हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस सिंबॉलिकली? इसको हम सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स क्या होता है? इसको हम लिखते हैं डेल्टा QX अपॉन QX. हम अभी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम देखते हैं. सपोज प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है. मान लिया
किसी वस्तु की जब कीमत 10 रुपए है तो उसकी मांग 20 यूनिट के बराबर है। कीमत सपोज घटकर 5 रुपए हो जाती है तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी ना। और सपोज मांग बढ़कर इसकी 50 यूनिट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू एक्स क्या होगा बच्चों, डेल्टा क्यू एक्स होगा चेंज इन क्वांटिटी परचेज्ड, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो डेल्टा क्यू एक्स यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। तो 30 यूनिट्स डिमांड बढ़ गया, लेकिन ये चेंज इन डिमांड है, ये मांग में परिवर्तन है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन नहीं है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन हमें कैसे मिलता है, जब हम मांग में होने वाले परिवर्तन को आरंभिक मांग, ये क्या है, आरंभिक मांग, इनिशियल डिमांड। सो व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ठीक है। यानी मांग में परिवर्तन, इसको मिटा रही हूं बच्चों, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, परिवर्तन डिवाइडेड बाय क्या है, ये है आरंभिक मांग, आरंभिक मांग, इसको हम इनिशियल डिमांड कहते हैं। यानी आरंभ में, शुरू में, पहले जो मांग रही हो वो, उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तब हमें मिलता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। इसका मतलब इस केस में प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड क्या है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड आपका हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय आरंभिक मांग यहाँ क्या है 20 है, तो 30 अपॉन 20। सो दिस इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ठीक है ना। लेकिन इसको हमें डिवाइड किससे करना है, px में आनुपातिक परिवर्तन, तो ये हो जाएगा डेल्टा px अपॉन px, राइट। और ये क्या है, ये है चेंज इन प्राइस या कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस या कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, परी लिखकर छोड़ दिया मैंने, परिवर्तन डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस या आरंभिक कीमत, आरंभिक कीमत, ओके, आरंभिक कीमत। नाउ अगर हम यहां देखना चाहें इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जब क्वांटिटी 20 से 50 होती है तो प्राइस क्या हो जाती है, 10 से 5 हो जाती है। तो डेल्टा P यहाँ पर बच्चों क्या होगा, डेल्टा PX ये होगा 5 माइनस 10, है ना, यानी -5। हम सेम तरह से जैसे फाइनल डिमांड में से इनिशियल डिमांड को हमने घटाया, अंतिम मांग में से आरंभिक मांग को घटाया, उसी तरह से हम अंतिम कीमत में से आरंभिक कीमत को घटाते हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, -5, ठीक है ना। और तो फिर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, मांग कीमत में आनुपातिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस क्या था 10, ठीक है। तो -5 डिवाइडेड बाय 10 मेरा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसका मतलब इस फॉर्मूला में माइनस आएगा पहले, राइट। अब बच्चों माइनस से बस ये फर्क पड़ेगा कि माइनस हमें परिवर्तन की दिशा बताता है, यानी कि वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। द क्वांटिटी एंड द प्राइस विल चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्लमजी हो गया है, इसको ध्यान से, ये जितना लिखा है इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रही हूँ और इसके बाद हम आगे चलते हैं, इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तक मिटाती हूँ, ये रहने दे रही हूँ, उसके बाद हम इस फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड फॉर्म देखते हैं। So this is what EP is equal to, if we simplify it तो हमें मिलेगा डेल्टा QX अपॉन QX, माइनस साइन पहले आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा PX अपॉन PX। So we get this is equal to माइनस डेल्टा QX, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, अपॉन QX इंटू PX अपॉन डेल्टा PX। और इसको थोड़ा सा और अरेंज करके अगर हम लोग लिखें तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा
ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, राइट? सो ई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स into px upon qx. Remember, this negative sign tells us that px and qx move in opposite directions. ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि px और qx जो हैं वो विपरीत दिशाओं में बदलते हैं. तो let us come back to our example. हम वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं और पहले तो उस तरह से हम कैलकुलेट करके देखते हैं. जो हमने लिखा था डेल्टा qx अपॉन qx हमने निकाल लिया था 30 अपॉन 20. तो EP मेरा क्या था, याद करो, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स, यही था ना. साइन ऑफ कोर्स नेगेटिव था, वी नो कि वो नेगेटिव होगा. तो दिस बिकम्स इक्वल टू 30 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय मेरा ये क्या था, माइनस 5 अपॉन 10. ठीक है, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 20 इंटू 10 अपॉन 5, राइट? तो ये हो गया, कितना हो जाएगा, 0 and 0 get cancelled, 2 5s are 10, 5 and 5 get cancelled. So here the price elasticity of demand is 3. तो हम वैसे भी कर सकते हैं, it is better to use this formula. सीधा अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी होगा मेरा EP is equal to what, माइनस डेल्टा क्यू एक्स कितना था, 30 था, पी एक्स था मेरा 5 इंटू पी एक्स इनिशियल प्राइस 10 और इनिशियल क्वांटिटी 20. सो व्हाट डू वी गेट, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 and 2 get cancelled. So with a minus sign elasticity is equal to 3. जनरली हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं क्योंकि ये माइनस जो है ये कोई क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज दिखा रहा है. सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 3. आई थिंक आई स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर. यहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ. इस वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने सिर्फ इतना देखा है कि मांग की लोच क्या होती है, कितने प्रकार की होती है. इन दिस वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड. हमने 3 प्रकार की मांग की लोच देखी. वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड. वी हैव सीन द डेफिनेशन फॉर ऑल द 3 टाइप्स. हमने तीनों प्रकार की परिभाषाएं देख ली हैं. बच्चों मैंने आपको बताया था, मैं फिर से कहूंगी कि वीडियो को पॉज करके परिभाषाएं आप लिख लीजिए कॉपी में. और लास्ट में हमने देखा है कि मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होता है और मांग की कीमत लोच की गणना कैसे की जाती है. And the last thing which we have seen is what is the formula for the price elasticity of demand and how is price elasticity of demand calculated. In the next video, we will see the different types of price elasticity of demand. अगली वीडियो में हम समझेंगे कि मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकार क्या क्या है. Thank you.